Hello dear students, let us continue our discussion on proximity sensors. We are studying our course mechatronics. In mechatronics, we are studying the first module, and that module is regarding the data collecting elements, that is the sensors. Right? Further, we will study those elements which are used to convert this data, right? The signal processing elements. But right now we are dealing with sensors. In sensors, we have classified these sensors, and we are specifically studying the proximity sensors. Now we have discussed few types of proximity sensors in the last lectures, और अब हम बात करेंगे one another type of proximity sensors, and that sensor is Hall effect sensor. Now हॉल इफेक्ट सेंसर, एक्चुअली ये जो सेंसर है हम यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्टिंग समथिंग. अगर कोई चीज़ आ गई है तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे विसिनिटी में जहाँ ये हम सेंसर यूज़ करेंगे, तो ये सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई कोई ऑब्जेक्ट वहाँ प्रेजेंट है. राइट, तो इसलिए हमें ये सेंसर का हम वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे. नाउ जो हॉल इफेक्ट सेंसर है वो, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यूज़ करता है कि हमें एक प्रिंसिपल तो मालूम है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल का बीम किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल का बीम है इनके पार्टिकल्स डिस्ट्रैक्ट होंगे, है ना. इसका जो बीम होगा ये डिफ्लेक्ट होगा, और इस डिफ्लेक्शन के वजह से सिंस पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो एक तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे और एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे. और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम मेजर करेंगे. इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही, अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट है और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है. राइट, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमने क्या कहा कि हमारा प्रिंसिपल क्या, इसका हॉल इफेक्ट सेंसर का प्रिंसिपल क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स का बीम फ्लो हो रहा है तो यहाँ देख लो, हम समझ सकते हैं कि ये जो है ये चार्ज पार्टिकल्स का बीम है. अब ये चार्ज पार्टिकल्स का बीम ऐसे फ्लो हो रहा था. अगर हम इस चार्ज पार्टिकल्स के बीम को अगर हम यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दें तो ऑब्वियसली जो चार्ज पार्टिकल्स का बीम है वो मैग्नेटिक फील्ड में से पास होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से बीम चार्ज पार्टिकल्स का बीम पास होता है तो हमने कहा कि वो डिफ्लेक्ट होगा. राइट, प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो बीम होगा वो डिफ्लेक्ट होगा. कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है? समवेयर लाइक दिस. राइट, ये डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है. राइट, अब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उतना ज़्यादा बीम का डिफ्लेक्शन होगा. राइट, और इस बीम के डिफ्लेक्शन की वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम मेजर करते हैं. राइट, तो आइए देखते हैं हम टेक्निकल टर्म्स में हॉल इफेक्ट सेंसर के बारे में. नहीं, ये तो हमारा प्रिंसिपल, हम फिगर क्या बताता है, फिगर हमें बताता है कि हमारा हॉल इफेक्ट सेंसर कैसे वर्क कर रहा है. नाउ टेक्निकल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि हॉल इफेक्ट सेंसर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ बीम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल passes through a magnetic field, forces act on those particles and the beam is deflected, and this deflected beam produces some potential difference. Why this potential difference is created? Due to deflection, some negatively charged particles are collected at one point and the positively charged particles are collected on some another point, and this creates potential difference. This potential difference is measured and is calibrated to give the distance of the particle or to sense the object. Right, now let us see where do we find its applications. Now we can say that in case a हॉल इफेक्ट सेंसर, सिंस वी नो दैट उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमें पता है, तो अब हम अगर इस वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से इस हॉल इफेक्ट सेंसर को किसी कंटेनर के अंदर, किसी टैंक के अंदर फ्लूइड लेवल
मेजर करने के लिए या फिर फ्लूइड लेवल को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ करें तो हम कर सकते हैं, राइट ना। जैसे कि एक हम फ्लूइड एक कंटेनर कंसीडर करते हैं, कंटेनर के अंदर हम एक फ्लोट रख देंगे और उस फ्लोट के ऊपर एक मैग्नेट रख देंगे, है ना। एक कंटेनर के अंदर फ्लूइड के सरफेस के ऊपर एक फ्लोट, कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे जो फ्लोट होता हो, और फ्लोट के ऊपर हम एक मैग्नेट रख देंगे, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि हमारा जो केसिंग होगा, जो कंटेनर होगा, उसके टॉप सरफेस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्वियसली जब हमारा पानी का लेवल नीचे होगा तो हमारा फ्लोट जिसके ऊपर हमने मैग्नेट रखा है वो भी नीचे रहेगा, और जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमारा फ्लोट ऊपर जाएगा। हमने सर्किट कहाँ रखी है, कंटेनर के या फिर हमारे टैंक के अपर सरफेस में, मतलब कि फ्लोट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा फ्लोट ऊपर जाएगा, फ्लोट जैसे जैसे ऊपर जाएगा मैग्नेट सर्किट के पास जाएगा, और जैसे ही मैग्नेट सर्किट के पास जाता है तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर हमारे सर्किट के अंदर के जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिटेक्ट करके एक स्विच रख देंगे, जो स्विच स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि जब पानी का लेवल ऊपर आएगा तो स्विच स्टॉप हो जाएगा, पानी का लेवल नीचे जाएगा तो स्विच चालू हो जाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि द टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर इज मेजरमेंट ऑफ so the typical effect if application of Hall effect sensor is the measurement of fluid level in a container। हमने यही बात की थी कि the container comprises of a float, container के अंदर एक float होता है with a permanent magnet attached at its top, an electric circuit with a current carrying disc is mounted on the casing. When the fluid level increases, the magnet will come close to the disc and a potential difference is generated. This potential difference triggers a switch to stop the fluid to come inside the container, right? Now these sensors are also used for the measurement of displacement and the detection of position of an object. Hall effect sensors need necessarily signal conditioning circuit. They can be operated at 100 kilohertz. Their non-contact nature of operation, good immunity to environment, contaminants, and ability to sustain in severe conditions make them quite popular in industrial automation. So, ये तो था हमारा हॉल इफेक्ट सेंसर। ओके डियर फ्रेंड्स, अब तक हम स्टडी कर रहे थे वो सेंसर जो हम किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट, अब वो डिस्प्लेसमेंट लीनियर हो या एंगुलर हो, वो डिटेक्ट करने के लिए, वो मेजर करने के लिए यूज़ करते हो, या फिर हम पोजीशन सेंसर्स पढ़ रहे थे जो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हो। सो द डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन सेंसर्स विच वी हैव स्टडीज इज पोटेंशियोमीटर सेंसर्स। हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा है, हमने स्ट्रेन गेजेस भी पढ़ा है। वी हैव स्टडीड LVDT, that is linear variable differential transducer. We have studied eddy current proximity sensors. हमने इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी पढ़ा है, एनकोडर्स पढ़ा, न्यूमेटिक सेंसर्स पढ़ा, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस पढ़ा, और फाइनली हमने पोजीशन सेंसर्स या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में हॉल इफेक्ट सेंसर पढ़ा। नाउ dear friends, let us continue our discussion and move forward and study the velocity या फिर motion या फिर force
एंड प्रेशर सेंसर्स। ऐसे सेंसर्स जो वेलोसिटी को मेजर करते हो या फिर वेलोसिटी को डिटेक्ट करते हो या फिर मोशन को डिटेक्ट करते हो या फिर फोर्स को मेजर करते हो या फिर प्रेशर को मेजर करते हो, राइट। सो वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन वेयर वी विल स्टडी द सेंसर्स which will be used to measure velocity, motion, force and pressure. So my dear friends, moving forward, the very first one motion sensor is a tachometer. The figure shows ए प्रिंसिपल। फिगर के अंदर हम सिर्फ जो वर्किंग प्रिंसिपल टैकोमीटर का है उसे समझेंगे ना। एक बात समझ लो, अगर हम किसी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर कुछ मूव करते हो तो उसके वजह से कुछ ईएमएफ क्रिएट होगा और इस ईएमएफ को अगर हम सिग्नल के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लें, मतलब कि उसका आउटपुट हम पल्सेस के फॉर्म में काउंट कर लें, तो हम मोशन कितना हो रहा है ये भी समझ सकते हैं, राइट। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि हम ईएमएफ प्रोड्यूस करके ईएमएफ के वजह से जो पल्सेस जनरेट हो रहे हैं उन पल्सेस को काउंट करेंगे, राइट। ईएमएफ के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ की वजह से जो सिग्नल प्रोड्यूस होंगे उस सिग्नल को हमें मेजर करना है और टैकोमीटर इसी प्रिंसिपल को यूटिलाइज करता है। अच्छा भाई, तो हम कह सकते हैं कि टैकोमीटर जो है वो वेरिएबल रिलक्टेंस का प्रिंसिपल यूज करता है। किसी भी टैकोमीटर में एक टूथड व्हील होता है, ये जैसे टूथ व्हील आपके सामने है, राइट। एक टैकोमीटर के अंदर एक टूथ व्हील होता है और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक हम कॉइल क्रिएट करते हैं, राइट। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब कि वो मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट करेगा, है ना। अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक कॉइल वाउंड करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक मैग्नेटिक सर्किट क्रिएट करेगा। अब इस मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर अगर जो ये रोटर है, ये जो टूथ व्हील है, अगर इसे मैं रोटेट करता हूँ तो ऑब्वियसली जो ये टूथ व्हील है, सिंस हम ये जो रोटर बोल रहे हैं ये टूथ व्हील रहेगा, तो टूथ व्हील के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ्स हैं। क्रेस्ट मतलब कि उसका कुछ पोर्शन ऊपर किया है, ऊपर उठा हुआ है और कुछ डेप्थ है। तो इसका मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सरफेस है वो और जो रोटेटिंग एलिमेंट है, मतलब कि टूथ व्हील है, उसका सरफेस, इनके बीच का जो गैप है वो गैप वेरिएबल होगा, मतलब कि वो कम ज़्यादा होता रहेगा। जब वो उसका ऊपर का सरफेस यहाँ आएगा तब वो ज़्यादा होगा और जब अंदर का सरफेस इसके सामने आएगा तब वो ज़्यादा होगा। ऊपर का सरफेस जब सामने आएगा तब कम होगा, राइट ना। तो हम कह सकते हैं कि जो गैप बिटवीन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड द सरफेस ऑफ द रोटर है वो हमेशा वैरी होगा और इस वेरिएशन की वजह से, ये जो गैप वेरिएशन है, इसके वजह से फ्लक्स के अंदर चेंजेस होंगे। ये फ्लक्स क्या है? ईएमएफ। इस फ्लक्स के अंदर चेंज होगा और इस फ्लक्स के वजह से ईएमएफ क्रिएट होगा। अब हमें करना क्या है? ये जो ईएमएफ है इस ईएमएफ को ही मेजर करना है, राइट। तो जितना ईएमएफ क्रिएट होगा वो जो पल्सेस क्रिएट करेगा वो हमें मेजर करना है। मतलब कि जो पल्सेस होंगे वो उसका काउंट हमें, जो हमारा एंगुलर मोशन है वो हमें दे देगा, राइट। अब बढ़ते हैं हम इसके वर्किंग की तरफ। अब जिस ऑब्जेक्ट का हमें रोटेशन मेजर करना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जनरली हम जो टैकोमीटर यूज़ करते हैं उसे किसी शाफ्ट के ऊपर माउंट करते हैं। तो जो हमारा ये टूथ व्हील है वो हम एक शाफ्ट के ऊपर माउंट कर देंगे और उसके बाजू में ही हम हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर हमें कॉइल
रखना है वो हम साइड में ही रख देंगे। अब इसकी वजह से होगा क्या, जैसे ही शाफ्ट रोटेट होगा तो हमारा टूथ व्हील मतलब कि हमारा ये जो सरफेस है ये भी रोटेट होगा, जिसकी वजह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो और हमारा टूथ व्हील इनके बीच का गैप ये चेंज होता जाएगा राइट। जैसे जैसे वो चेंज होगा वो पल्सेस क्रिएट करेगा और ये जो पल्सेस हैं इन्हें ही हमें मेजर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी इट्स वर्किंग in technical terms. Now, a tachometer works on the principle of variable reluctance. It consists of assembly of a tooth wheel and a magnetic circuit as shown in figure. हमने इस बात को फिगर में देखा है, उसके ऊपर एक टूथ व्हील होता है और एक मैग्नेटिक सर्किट होता है। Now, the tooth wheel is mounted on the shaft or the element of which angular motion is to be measured. जिसका angular motion हमें measure करना है, हमें ये tooth wheel उसी shaft के ऊपर mount करना है। Magnetic circuit comprising of a coil wound on a ferromagnetic material core. अच्छा भाई, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे व्हील रोटेट होता है, एज द व्हील रोटेट्स द एयर गैप बिटवीन द व्हील टूथ एंड द मैग्नेटिक कोर चेंजेस विच रिजल्ट्स इन cyclic change in flux linked with the coil. The alternating EMF generated is a measure of angular motion. A pulse shaping signal conditioner is used to transform the output into a number of pulses which can be counted by a counter. हम क्या मेजर करते हैं? pulses, right? और ये pulses का मेजरमेंट हमें मोशन डिटेक्ट करने में मदद करता है। नाउ अब हम इस प्रिंसिपल को मतलब कि किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो एयर गैप चेंजेस की वजह से ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, इसी प्रिंसिपल को हम एसी जनरेटर के अंदर भी यूज करते हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट AC जनरेटर कैन ऑल्सो बी यूज एज ए टैकोमीटर। AC जनरेटर को भी हम एज अ टैकोमीटर यूज कर सकते हैं। आप फिगर देख सकते हैं राइट। ये जो साउथ एंड नॉर्थ है ये तो हम कह सकते हैं कि हमारा परमानेंट मैग्नेट है, और जो हमारा रोटर है जो रोटेट होगा वो ये पोर्शन है राइट। अब नो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, जो कार्बन ब्रशेस, स्लिप रिंग्स, एमीटर, ये सब तो एक AC जनरेटर में होते ही हैं राइट। अब इनके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। हमने कहा कि टैकोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है कि जो एयर गैप की वजह से EMF क्रिएट होगा, उन EMF की वजह से कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे और उन सिग्नल्स को हम काउंट करेंगे। उनका काउंट हमें मोशन बताएगा, मतलब कि अगर शाफ्ट है तो वो कितना रोटेट हुआ है ये बताएगा राइट। ये तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इसी वर्किंग प्रिंसिपल को अगर हम AC जनरेटर में यूज़ करते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि AC जनरेटर के अंदर एक रोटर कॉइल होता है ना। ये रोटर कॉइल है, एक रोटर कॉइल होता है जो कि शाफ्ट के साथ रोटेट होता है राइट। और जब रोटर कॉइल रोटेट होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा मैग्नेट और जो रोटर है इनके बीच का सरफेस के बीच का गैप ये वैरी होगा। द रोटर rotates in the magnetic field produced by a stationary permanent magnet or electromagnet. Now, during this process, इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या कहा था कि सिंस जो एयर गैप होगा वो वैरी करेगा तो उसके वजह से EMF क्रिएट होगा, और इस EMF को हम सिग्नल में कन्वर्ट करके उस सिग्नल्स को काउंट करेंगे। तो during this process an alternating EMF is produced which is the measure of angular velocity of the rotor. In general, these sensors exhibit non-linearity error of about plus or minus
0.15 percentage and are employed for the rotations up to about 1000 revolutions per minute. वेरी हाई स्पीड पे हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर मेजरमेंट. So my dear students, in the coming lectures we will see some more type of motion or velocity or force or pressure sensors. So till then, take care and have a good day. Thank you.